नमस्ते। नमस्ते। टॉक एंड हील में स्वागत है। नमस्ते। आज का टॉपिक काफी रिलेटेबल है। जी। कॉन्फ्लिक्ट में मतलब जब किसी से बहस या झगड़ा हो जाए तो शांत कैसे रहें। हाँ। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस तो आती रहती हैं, चाहे घर पर हो, दोस्तों के साथ या फिर काम पर। बिल्कुल, हर जगह। अक्सर क्या होता है ना, गुस्सा आ जाता है, हम रिएक्ट कर देते हैं और बात मतलब बिगड़ जाती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, शांत रहना सिर्फ इसलिए नहीं कि अच्छा महसूस हो। अच्छा। हाँ, जब हम शांत होते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा साफ चलता है। अच्छा। हम बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करना भी आसान हो जाता है। सही कहा। कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, ये नॉर्मल है, उसे टाला नहीं जा सकता पूरी तरह। इम्पॉर्टेंट ये कि हम उसे हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये होता क्यों है। मतलब जैसे ही कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, एकदम से वो गुस्सा या टेंशन क्यों बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कंट्रोल ही खो गया। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, हमारे ब्रेन में ना एक तरह का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। फाइट ऑफ लाइट, हाँ सुना है इसके बारे में। हाँ, तो जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ब्रेन का जो इमोशनल सेंटर है, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो एक तरह से खतरे को महसूस करता है। ओह, तो ये अमिगडाला है मेन कल्प्रिट। हाँ, मतलब ये हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो जैसे ही अमिगडाला को लगता है खतरा है, वो बॉडी में चेंजेस शुरू कर देता है। क्या चेंजेस? जैसे दिल तेज धड़कना, सांसें तेज हो जाना, मसल्स का टाइट हो जाना। हाँ, ये फील होता है। और फिर स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रीनलिन रिलीज होते हैं। बाप रे। ये सब ऑटोमेटिकली होता है, इसीलिए उस वक्त शांत रहना मुश्किल लगता है। पर अच्छी बात यह है कि हम इसे मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कर सकते हैं? कैसे? हाँ, बस वो शुरुआत के जो कुछ सेकेंड्स या मिनट होते हैं ना, हाँ। उसमें कॉन्शियस एफर्ट डालना होता है। बस वहीं पर कंट्रोल करना है। ओके, तो जैसे ही लगे कि सिचुएशन गर्म हो रही है, अंदर से पारा चढ़ रहा है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? कोई क्विक फर्स्ट एड टाइप? बिल्कुल। सबसे पावरफुल चीज है पॉज लेना, एक छोटा सा ठहराव। पॉज। हाँ, वो जो अंदर से एकदम रिएक्ट करने की इच्छा होती है ना, उसको रोकना। सिर्फ 3 से 5 सेकंड का पॉज भी बहुत फर्क ला सकता है। बस 3 से 5 सेकंड? इतना कम? हाँ। सुनने में कम लगता है, पर ये क्रूशल है। ये पॉज आपके ब्रेन के रैशनल पार्ट को, मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सोचने का मौका देता है। अच्छा। वरना क्या होता है, वो इमोशनल पार्ट एमिगडाला हावी हो जाता है और हम बिना सोचे समझे बोल जाते हैं या कर जाते हैं। हाँ, वो इमोशनल हाईजैक जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, ये पॉज उससे रोकता है। तो पॉज लें कैसे? मतलब चुप हो जाएं या सामने वाले को कहें रुको जरा? तरीके कई हैं। आप बस एक गहरी सांस ले सकते हैं। ठीक है। या मन में 10 तक गिन सकते हैं, या अगर पॉसिबल हो तो फिजिकली एक कदम पीछे हट जाएं। अच्छा, फिजिकली हटना भी? हाँ, वो एक सिग्नल देता है खुद को भी और सामने वाले को भी। ये टालना नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक सोचना है। आप कह भी सकते हैं, मुझे सोचने के लिए एक मोमेंट चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सही है, मुझे एक मोमेंट चाहिए। हाँ, और पॉज के साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। सांस, हाँ, वो तो तेज हुई जाती है। बिल्कुल, सांस ही है जो हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस नर्वस सिस्टम के बीच का ब्रिज है। कॉन्फ्लिक्ट में सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, जिससे स्ट्रेस और बढ़ता है। तो क्या करें? इसकी जगह जानबूझकर गहरी धीमी सांस लें। एक सिंपल टेक्निक है, नाक से धीरे धीरे 4 गिनने तक सांस अंदर लें। ठीक है। 4 गिनने तक रोकें और फिर मुंह से 6 गिनने तक धीरे धीरे बाहर निकालें। 4 अंदर, 4 रोके, 6 बाहर। ये 6 तक बाहर क्यों? लंबा एक्सेल? हाँ, ये लंबा एक्सेल ज्यादा जरूरी है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। ये सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है, शांत हो जाओ। अच्छा। एक और टेक्निक है बॉक्स ब्रीदिंग। 4 काउंट सांस अंदर, 4 काउंट होल्ड, 4 काउंट सांस बाहर, 4 काउंट होल्ड। इसे बस 1-2 मिनट करने से ही फर्क महसूस होने लगता है। वाह, ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। बॉक्स ब्रीदिंग 4-4-4-4। हाँ, और फिजिकली भी तो टेंशन फील होती है, जैसे आपने कहा, कंधे अकड़ जाना। हाँ, मुट्ठी भीज जाती है कभी कभी। बिल्कुल, इमोशंस और फिजिकल टेंशन जुड़े हुए हैं। तो कॉन्शियसली फिजिकल टेंशन रिलीज करें। कैसे करें? चेहरे की मसल्स रिलैक्स करें, जॉ को ढीला छोड़ें, कंधे नीचे करें, मुट्ठी खोलें, आर्म्स अनक्रॉस करें। अगर हो सके तो 1 मिनट के लिए हटकर थोड़ा स्ट्रेच या वॉक कर लें। फिजिकल रिलीज से इमोशनल रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया इमीडिएट एक्शन। पॉज, ब्रीद, रिलैक्स। पर दिमाग में जो चल रहा होता है वो भी तो अफेक्ट करता है। कई बार हम वर्स्ट केस सोचने लगते हैं। बिल्कुल,
वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कई बार। इसलिए पर्सपेक्टिव को रीफ्रेम करना बहुत जरूरी है। रीफ्रेम करना मतलब चीजों को अलग नजरिए से देखना। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट को एक हमले की तरह देखने के बजाय इसे दूसरे का नजरिया समझने का या मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक मौका समझें। पर गुस्से में ये सोचना मुश्किल है कि चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तब तो लगता है बस मैं सही हूं, तुम गलत हो। हाँ, मुश्किल है, मानता हूँ, पर ये प्रैक्टिस से आता है। आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, क्या पता ये मुझे हर्ट नहीं करना चाह रहे, बस अपनी बात कहना चाह रहे हों। या क्या पता हम एक ही टीम में हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह का सवाल थोड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट करता है और इमोशनल रिएक्शन कम होता है। ये तो है। कई बार लगता है ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते हैं या सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ख्याल आते हैं। हाँ, इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, मतलब अपने थॉट्स से थोड़ी दूरी बनाना। दूरी बनाना कैसे? अपने थॉट्स को ऐसे देखें जैसे वो आसमान में बादल हों, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर जरूरी नहीं कि आप उनमें उलझें या उन्हें सच मान लें। अच्छा। मतलब उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना। हाँ। और पहचाने जब आप कैटास्ट्रोफाइजिंग कर रहे हो, सब बर्बाद हो जाएगा, पर्सनलाइजिंग कर रहे हो, ये मुझ पर ही हमला है, या ओवर जनरलाइजिंग कर रहे हो, ये हमेशा ऐसा करते हैं। अच्छा, इन पैटर्न्स को पहचानना। हाँ, बस इन पैटर्न्स को नाम देना भी, ओके मैं अभी कैटास्ट्रोफाइज कर रहा हूँ, उनसे दूरी बनाता है और उनका इमोशनल असर कम करता है। थॉट्स को आने दें, उन्हें कंट्रोल ना करने दें। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक और चीज, गुस्से में हम वो बातें या काम कर जाते हैं जो हम नॉर्मली नहीं करते, जो हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ होती हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए खुद को अपनी वैल्यूज याद दिलाना बहुत जरूरी है। वैल्यूज जैसे जब माहौल गर्म हो, सोचें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, काइंडनेस, इफेक्टिवनेस, मतलब आप इस सिचुएशन से क्या चाहते हैं असल में। ये वैल्यूज एक टैंकर की तरह काम करती हैं। वो आपको याद दिलाती हैं कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं, बजाय सिर्फ प्रोवोकेशन पे रिएक्ट करने के। आपको ग्राउंडेड रखती हैं। ये बहुत गहरी बात है, वैल्यूज को याद रखना उस मोमेंट में। हाँ, अब आते हैं कम्युनिकेशन पर। बोलने के तरीके से भी तो फर्क पड़ता है। कैसे बोलें कि सामने वाला भड़के नहीं और हम भी शांत रहें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अंडररेटेड टूल है बोलने से ज्यादा सुनना। सीरियसली। सुनना मतलब चुप रहना नहीं, एक्टिवली सुनना। जब आप जेन्युइनली दूसरे की बात समझने पर फोकस करते हैं तो कई फायदे होते हैं। जैसे कि पहला, आप डिफेंसिव मोड से क्यूरियस मोड में आ जाते हैं। आपका गोल जीतना नहीं, समझना बन जाता है। दूसरा, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे शायद लगे कि सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है। अच्छा। और तीसरा, सामने वाले को लगता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसकी इज्जत हो रही है। इससे अक्सर टेंशन अपने आप कम हो जाती है। मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट बिकॉज पीपल डोंट फील हर्ट। तो कैसे सुने? मतलब बस चुप रहें या सवाल पूछें? सवाल पूछें, मुझे अपना पर्सपेक्टिव समझने में हेल्प करें, या इस सिचुएशन में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। सुनना मतलब अग्रीमेंट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। सही बात है, सुनना मतलब समझना। और जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो गुस्सा बनाए रखना मुश्किल होता है। और बोलने में क्या ध्यान रखें? दूसरी चीज है लैंग्वेज। आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। आई स्टेटमेंट्स मतलब मैं? हाँ, यू से शुरू होने वाले वाक्य अक्सर आरोप जैसे लगते हैं, जैसे तुम अनरीजनेबल हो रहे हो, तुम हमेशा इंटरप्ट करते हो। ये सुनते ही सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। हाँ, होता है, लगता है अटैक हो रहा है। एग्जैक्टली। इसकी जगह अपना एक्सपीरियंस बताएं। मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी बात नहीं सुनी जा रही। अच्छा। मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। हाँ। या मुझे चिंता है कि इसका प्रोजेक्ट पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, आई फील से शुरू करने से फोकस अपनी फीलिंग पर रहता है, सामने वाले पर अटैक जैसा नहीं लगता। बिल्कुल। इससे आप खुद भी अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं और सामने वाले का डिफेंसिवनेस कम होता है, जिससे रियल डायलॉग पॉसिबल होता है। और सिर्फ शब्द ही नहीं, आवाज का टोन और बॉडी लैंग्वेज भी तो बहुत कुछ कहते हैं। ओह, बहुत ज्यादा। टोन और बॉडी लैंग्वेज सही रखें। इसका क्या मतलब? भले ही शब्द रीजनेबल हो, गुस्से वाला टोन या अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएगा ही। हाँ, जैसे ऊंची आवाज में बोलना या आंखें दिखाना। बिल्कुल। टोन को इवन और मेजर्ड रखें। बोलने की स्पीड धीमी रखें। आर्म्स अनक्रॉस करें, सामने वाले की तरफ फेस करें। आई कांटेक्ट रखें, घूरना नहीं। चेहरे का एक्सप्रेशन भी? हाँ,
चेहरे पर गुस्सा या नफरत की जगह न्यूट्रल या एम्पैथेटिक एक्सप्रेशन रखें। ये सिग्नल सामने वाले के नर्वस सिस्टम को बताते हैं कि आप खतरा नहीं है, जिससे वो भी शांत हो सकते हैं। वाह, काफी सारी चीजें ध्यान रखने के लिए इन द मोमेंट। हाँ, प्रैक्टिस से आती हैं। अच्छा, ये तो हो गई कॉन्फ्लिक्ट के दौरान की बात। क्या हम पहले से कुछ कर सकते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट में शांत रहना आसान हो? मतलब लॉन्ग टर्म तैयारी। हाँ, बिल्कुल। आपकी कॉन्फ्लिक्ट में शांत रहने की एबिलिटी इस पर डिपेंड करती है कि आपका बेसलाइन स्ट्रेस लेवल क्या है। बेसलाइन स्ट्रेस लेवल। हाँ, मतलब आप आम तौर पर कितने स्ट्रेस्ड रहते हैं। जो पहले से थका हुआ, एंग्शियस या ओवरवेल्म्ड है, उसके लिए कंपोजर बनाए रखना मुश्किल होगा, वो जल्दी भड़केगा। अच्छा, तो मतलब रोजमर्रा का स्ट्रेस कम करना होगा। बिल्कुल। इसीलिए रेगुलरली स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, पूरी नींद लेना, नेचर में टाइम बिताना, ये सब ओवरऑल स्ट्रेस कम करते हैं और इमोशनल रेजिलियंस बनाते हैं। मेडिटेशन से फर्क पड़ता है? हाँ, रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने से भी इमोशंस को नोटिस करने और रेगुलेट करने की स्किल काफी इंप्रूव होती है। आप शांत समय में खुद को शांत करना सीखते हैं। और खुद को जानना भी इंपॉर्टेंट होगा कि मैं कॉन्फ्लिक्ट में कैसे रिएक्ट करती हूँ, मेरे पैटर्न्स क्या हैं। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना बहुत वैल्यूएबल है। कैसे? समझेंगे आपके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट पैटर्न्स क्या हैं। क्या आप चुप हो जाते हैं, पैसिव, या अग्रेसिव हो जाते हैं? क्या आप सोचते रहते हैं, रूमिनेट, या ध्यान भटकाते हैं? क्या आप पीछे हटते हैं या पीछा करते हैं? ये जानना जरूरी है। हाँ, अपने टिपिकल रिस्पॉन्सेज को पहचानने से आप खुद को जल्दी पकड़ पाएंगे और अलग बिहेवियर चुन पाएंगे। पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जर्नल करना इसमें हेल्प कर सकता है। जर्नलिंग, लिखना मतलब? हाँ, क्या ट्रिगर हुआ, कैसे रिएक्ट किया, कैसे करना चाहते थे, इससे पैटर्न्स दिखते हैं। रिलेशनशिप्स का भी रोल होता होगा इसमें? बहुत बड़ा। जिन लोगों के साथ आपकी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेट होने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, शांत समय में अपने कनेक्शंस में इन्वेस्ट करें, लोगों के लिए मौजूद रहें, अप्रिसिएशन दिखाएं, एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखें, छोटी बातों को बड़ा बनने से पहले एड्रेस करें। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में फॉरगिवनेस और ग्रेस ज्यादा होती है, जिससे डिसएग्रीमेंट के समय शांत रहना आसान होता है। ये बात तो है। ट्रस्ट होता है तो मुश्किल आसान हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल। कभी कभी लगता है कि बात बहुत बढ़ गई है, अभी बात करने का फायदा नहीं। क्या तब रुक जाना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए? हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि कब पीछे हटना है या कॉन्फ्लिक्ट को पॉज करना है। पॉज करना मतलब ब्रेक लेना? हाँ, अगर कोई भी इतना ज्यादा अपसेट है कि इफेक्टिवली बात नहीं हो सकती, तो सिचुएशन से हटना समझदारी है, कायरता नहीं। पर सामने वाले को बुरा लग सकता है। आप उसे साफ बकाए, मैं चाहता या चाहती हूं कि ये मसला हल हो और हम दोनों इतने शांत हो कि अच्छे से बात कर सके। चलो एक ब्रेक लेते हैं और 1 घंटे में इस पर वापस आते हैं। अच्छा, टाइम फ्रेम देना जरूरी है। हाँ, एक जेन्युइन टाइम आउट जहां दोनों अलग होने और शांत होने की कोशिश करने पर एग्री करें, अक्सर ज्यादा प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन की तरफ ले जाता है। बस ये कमिट करना जरूरी है कि बात पर वापस आएंगे, टाइम आउट को टालने का बहाना ना बनाए। समझ गया, स्ट्रेटेजिक पॉज। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर कॉन्फ्लिक्ट में शांत रहने का मतलब इमोशंस को दबाना या प्रिटेंड करना नहीं है कि सब ठीक है। ये सप्रेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अपनी रिएक्शन को मैनेज करने के बारे में है, अपनी फिजियोलॉजी को, अपने थॉट्स को, अपनी कम्युनिकेशन को, ताकि हम सोच समझकर अपनी वैल्यूज के हिसाब से एक्ट कर सकें। हाँ, ताकि रिस्पॉन्स हो, रिएक्शन नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, रिस्पॉन्स नॉट रिएक्शन। और ये सारी स्ट्रैटेजीज ब्रीदिंग से लेकर रीफ्रेमिंग और सुनने तक ये प्रैक्टिस से बेहतर होती हैं। स्किल्स हैं ये। हाँ, स्किल्स हैं। गोल ये नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट में कभी अपसेट ना हो, वो मुमकिन नहीं है शायद। गोल ये है कि अपसेट महसूस करते हुए भी अपना रिस्पॉन्स समझदारी से चुने। शायद सुनने वाले ये सोच सकते हैं कि आज बताई गई टेक्निक्स में से कौन सी एक टेक्निक वो अगली बार किसी मुश्किल बातचीत में ट्राई करना चाहेंगे। कोई एक चीज। हाँ, ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। जस्ट पिक वन थिंग टू प्रैक्टिस। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya. See ya.